Assalamualaikum. My name is Maria Parveen and welcome to my YouTube channel. सो सी एस 304 की फाइनल टर्म प्रिपरेशन के लिहाज से ये आज थर्ड वीडियो है एंड लास्ट वीडियो है। एंड इस वीडियो में हम लेक्चर नंबर 39 से लेके लेक्चर नंबर 45 तक डिस्कस करेंगे। उसमें जितने भी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन या लॉन्ग बनते हैं, सब्जेक्टिव मतलब बनता है या फिर MCQs बन सकते हैं, वो सभी भी मैं साथ साथ आपको बताती चलूँगी कि ये इंपॉर्टेंट है, आपको ये अच्छे से कर लेना है। बाकी जितने भी MCQs वगैरह बनते हैं वो मैं इंशाल्लाह इसमें डिस्कस करूँगी, ठीक है। तो आई होप सो कि पिछले वाली वीडियोस भी आपको काफ़ी अच्छी लग रही होंगी। आपके कमेंट्स वगैरह मैं देखती रहती हूँ, तो मुझे काफ़ी खुशी होती है कि मेरी वीडियो से आप लोगों की वाकई में हेल्प हो रही है। एंड एक बात मैं यहाँ पे कहना चाहूँगी कि मैं एक्चुअली इस दफ़ा इतना टाइम नहीं दे पा रही। मतलब मेरा इरादा था कि मैंने काफ़ी सब्जेक्ट्स के बनाने हैं जो फाइनल प्रिपरेशन के लिहाज से वीडियोस है, बट ये है कि इतना मतलब व्यू की तरफ से एक्टिविटीज़ ज़्यादा है, मतलब असाइनमेंट्स क्विज़ेस वगैरह इतनी ज़्यादा आ रही हैं कि मैं खुद भी जो है अपना भी नहीं मैनेज कर पा रही, तो इसलिए मैं वो वीडियोस नहीं बना पा रही। लेकिन मेरी कोशिश है कि इन दिनों में भी जितना हो सके मैं जो है वीडियोस बना दूं और इससे आप लोगों की हेल्प हो सके, ठीक है। तो टाइम वेस्ट के बिना जो है वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो हमारे पास जो है लेक्चर नंबर 39 है। लेक्चर नंबर 39 में क्या है? टेम्पलेट्स, ठीक है। तो हमने पिछले लेक्चर में भी टेम्पलेट्स को किया था, पिछली वीडियो में, अगर आपको याद हो। तो उसमें हमने क्या देखा था कि इसके क्या एडवांटेजेस हैं? रीयूजेबिलिटी, राइटेबिलिटी, मेंटेनेबिलिटी, ठीक है। मतलब हम रीयूज कर सकते हैं कोड को, राइट कर सकते हैं उसको, मेंटेन कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी वो कोड जो है वो लिखा होता है टेम्पलेट्स में। तो ये MCQs के लिए इंपॉर्टेंट है। मतलब ऐसा है कि वो आपसे पूछ सकता है कि इसके एडवांटेजेस कौन से हैं। आपको तीनों ऑप्शन दे के ऑल ऑफ द अबव आ सकता है, इनमें से कोई दो भी दे सकता है और कह सकता है कि बोथ ऑफ दीज, ठीक है। तो हमने ये याद रखना है कि ये तीनों इसके एडवांटेजेस हैं, ठीक हो गया। उसके बाद डिसएडवांटेजेस की बात करें तो हमारे पास डिसएडवांटेजेस क्या हैं? वो है कि कैन कंज्यूम मेमोरी इफ़ यूज विदाउट केयर। मतलब अगर टेम्पलेट्स को आप ध्यान से एहतियात के साथ यूज़ नहीं करते तो क्या होगा कि मेमोरी जो है वो कंज्यूम होगी, ठीक है। तो ये इसका एक डिसएडवांटेज हो सकता है। उसके बाद सेकंड क्या है कि टेम्पलेट्स में इफेक्ट रिलायबिलिटी ऑफ प्रोग्राम, मतलब प्रोग्राम की रिलायबिलिटी को इफेक्ट कर सकता है। ये इसका दूसरा डिसएडवांटेज है। मतलब कि टेम्पलेट्स में क्या होता है कि आल्ट डेटा टाइप जो है वो उसमें उसको इम्प्लीमेंट किया जाता है, बट अगर ऐसा होता है तो हो सकता है कोई ऐसा मतलब पर्टिकुलर टाइप भी हो सकती है, डिफरेंट हो सकती है, तो वहाँ पे जो है ये फिर मतलब बेटर नहीं होगा और वहाँ पे जो है ये उसकी रिलायबिलिटी की जो होती है प्रोग्राम की उसको इफेक्ट कर सकता है, ठीक है। तो ये इसके दो डिसएडवांटेजेस हैं। ये आपका शार्ट में इतना इंपॉर्टेंट तो नहीं है लेकिन आ भी सकता है। वो आपसे पूछ सकता है कि उसके डिसएडवांटेजेस बताएं कोई से दो, या कोई से दो एडवांटेजेस बता दें, ठीक है, तीन बता दें। तो वो इस तरह आपसे पूछ सकता है, लेकिन ये MCQs के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है जेनेरिक एल्गोरिदम। जेनेरिक एल्गोरिदम क्या है कि ये जो है इसमें एग्रीगेट ऑब्जेक्ट्स जो होते हैं या कंटेनर जो होता है उसमें तीन ऑपरेशंस होते हैं, ठीक है। तीन ऑपरेशंस, फर्स्ट कौन सा होता है? इंक्रीमेंट ऑपरेटर, ठीक है, डी रेफरेंसिंग ऑपरेटर और इनइक्वालिटी ऑपरेटर। अब यहाँ पे मैंने सेकंड के सामने MCQs लिखा हुआ है, तो ये इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि ये हर क्विज में, हर एग्जाम में मोस्टली तौर पर जो है ये आ रहा होता है। तो जब ये मेरा सब्जेक्ट था तो मुझे याद है कि ये 2-3 स्टूडेंट्स के क्विज में जो है यही MCQ जो है ये आया था। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आपको ये तीनों ऑपरेटर जो हैं, तीनों ऑपरेशन जो है, इनके नाम पता होने चाहिए और सिम्बल्स भी पता होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल डी रेफरेंसेस का स्टार है, प्लस प्लस है, और ठीक है, ये तीनों आपको सिम्बल्स पता होने चाहिए एल्गोरिदम में, ठीक है, जेनेरिक एल्गोरिदम में। उसके बाद नेक्स्ट है कि जेनेरिक एल्गोरिदम के हमारे पास ड्रॉबैक्स कौन से हैं या प्रॉब्लम्स कह सकते हैं आप, मतलब उसकी साइड इफेक्ट्स कह लो कुछ भी, तो वो कौन से हैं? तो ये क्या करता है, ये नो सपोर्ट फॉर मल्टीपल ट्रावर्सल्स, ठीक है। अगर आपको मल्टीपल ट्रावर्सल्स करनी है, ठीक है, मतलब वो करते रहना है, तो उसमें आप जो है वो ये आपको सपोर्ट नहीं करता, मतलब जेनेरिक एल्गोरिदम वहाँ पे वर्क नहीं करता। उसके बाद है कि इनकंसिस्टेंट बिहेवियर एंड सपोर्ट्स ओनली ए सिंगल ट्रावर्सल, मतलब ये मल्टीपल को नहीं करता बट सिंगल को करता है, मतलब सिर्फ एक ट्रावर्सल, एक जो आप चेंजिंग करेंगे उसको एक को करेगा सपोर्ट, लेकिन मल्टीपल को नहीं करेगा। एंड इनकंसिस्टेंट बिहेवियर है, कोई कंसिस्टेंसी नहीं है इसमें, ठीक है, ये भी एक पॉइंट है। और उसके बाद नेक्स्ट अगर हम देखें नेक्स्ट लेक्चर या नेक्स्ट पेज पे, तो यहाँ पे हमारे पास नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है कर्सर्स, ठीक है। कर्सर्स क्या होता है? कर्सर्स इज अ पॉइंटर, ठीक है, एक पॉइंटर है। पॉइंटर क्या होता है? मेमोरी एड्रेस जो है उसको करने के लिए हम यूज़ करते हैं। तो कर्सर इज अ पॉइंटर दैट इज डिक्लेयर्ड आउटसाइड द कंटेनर और एग्रीगेट ऑब्जेक्ट, ठीक है। मतलब ये एक ऐसा पॉइंटर है जो कंटेनर या एग्रीगेट ऑब्जेक्ट के आउटसाइड डिक्लेयर किया जाता है, मतलब उस ऑब्जेक्ट के अंदर नहीं डिक्लेयर किया जाता, उसको सेपरेट साइड पे डिक्लेयर किया जाता है।
एंड इसके यहाँ पे ना उन्होंने एग्जांपल्स दी हुई हैं, मतलब इस तरह से होती है, जैसे टी फर्स्ट बियॉन्ड नेक्स्ट, ठीक है। तो इस तरह करके, और इसकी अगर आप देखना चाहें ना किस तरह से मतलब उसको आउटसाइड डिक्लेयर किया जाता है, तो वो आप अगर अपना लेक्चर 40 में इस टॉपिक को देखें, वहाँ पे आपको मिल जाएगा इसका कोड, ठीक है, आपको प्रोग्राम मिल जाएगा, उसको आप देख लीजिएगा, उसमें पूरा उसने लिखा हुआ है ऑब्जेक्ट का, और इसको लास्ट पे साइड पे इसको वहाँ पे किया हुआ है कर्सर को, ठीक है। तो ये आपने वहाँ पे देख लेना एग्जाम्पल एक नज़र कि ये किस तरह होता है। मैंने यहाँ पे डिस्कस नहीं की क्योंकि प्रोग्रामिंग मुझे पसंद भी नहीं है, और मतलब मैं प्रोग्रामिंग करवा भी नहीं रही, क्योंकि मैं जस्ट थ्योरेटिकली जो है सारा वही आप लोगों को करवा रही हूँ। तो अगर आप देखना चाहें तो वहाँ से आप जो है इसको देख सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे बल्कि मैं एक बात आप लोगों से बताना चाहूँगी, मुझे भूल जाएगी बाद में, कि देखें आप प्रोग्राम आप लोगों के आएंगे सब्जेक्टिव में, ठीक है, तो आप लोगों को पता होना चाहिए पेपर कैसा होगा। तो उसमें प्रोग्राम आएंगे, प्रोग्राम में जो है तकरीबन 2 से 3 प्रोग्राम मस्ट होते हैं CS 304 में, बाकी सब्जेक्टिव होता है, मतलब ये थ्योरेटिकली होता है सब्जेक्टिव में, मतलब इस तरह के क्वेश्चंस आपसे पूछते हैं वो। आगे वाले लेक्चर्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है जो अभी हम इसी वीडियो में डिस्कस करेंगे, तो मैं आपको बताऊंगी कि कौन कौन से ज़्यादा सब्जेक्टिव के लिए आ सकते हैं। तो प्रोग्राम आएंगे, प्रोग्राम मोस्टली हो सकता है इनहेरिटेंस से, ठीक है, और क्लासेस का पूछ सकते हैं, क्लास आपको दी होगी उसमें से कुछ ना कुछ चेंजिंग करनी होगी। उसके बाद इनहेरिटेंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इनहेरिटेंस में क्या होता है कि मतलब पेरेंट क्लास है, चाइल्ड क्लास है, उसमें अगर वो इनहेरिट हो रहा है, वो पूछेगा ये इनमें से बिहेवियर कौन सा हो रहा है, प्रॉपर्टी, वो सारा आपसे पूछ सकता है। तो वो आपने लाजमी देख लेना है, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है और उसमें से लाजमी आता है। इनहेरिटेंस टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा वर्चुअल फंक्शन टेम्पलेट्स इस टाइप का भी जो है वो आ सकता है प्रोग्राम में। तो मेरा जो आया था क्लास कुछ दी गई थी, क्लासेस थी, और एक में था इनहेरिटेंस वाला, और एक आई थिंक सो वर्चुअल था। तो ये कुछ टॉपिक्स हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये पिछली वीडियोज़ में जो टॉपिक्स कवर किया ना, उनके प्रोग्राम आप कह सकते हैं, फर्स्ट वीडियो में आई थिंक सो। तो वो आप लोगों ने प्रोग्राम एक नज़र देख लेना है, ताकि अगर आप प्रोग्रामिंग अच्छे से आपने नहीं भी अगर की हुई, अगर आपका इंटरेस्ट नहीं भी है, तो आप उसको कोड को थोड़ा लिख सको, ठीक है, आपका पेपर अच्छा हो जाएगा। तो आपने उसको देख लेना है लाजमी। ये भी एक स्टूडेंट ने कमेंट किया था, तो मैंने सोचा चले मैं आप लोगों से शेयर कर देती हूँ, बिकॉज स्टूडेंट्स को नहीं पता होता कि प्रोग्राम किस तरह के आएंगे, कौन सा टॉपिक से आएंगे, तो वो आप लोगों ने देख लेना है, ठीक है, स्ट्रक्चर वगैरह उसका। और नेक्स्ट हम आगे चलते हैं। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, नेक्स्ट हमारे पास है कि बेनिफिट दिया गया है कर्सर्स का। तो इसमें क्या है कि एनी काइंड ऑफ ट्रावर्सल, किसी भी किस्म के हम ट्रावर्सल इसमें मतलब कर सकते हैं। जैसे ऊपर था ना कि हम नहीं कर सकते थे जेनेरिक एल्गोरिदम में, मतलब मल्टीपल ट्रावर्सल्स, तो इसमें है कि एनी काइंड ऑफ ट्रावर्सल, कोई भी ट्रावर्सल जो है हम कर सकते हैं इसमें, क्योंकि हम इसको एक्सटर्नल पॉइंटर के तौर पर यूज़ करें। मतलब ये आउटसाइड डिक्लेयर हो रहा है ना, तो इसको हम कहीं पे भी मतलब इसका जो है वो कोई भी ट्रावर्सल कर सकते हैं इसमें, बिकॉज ये उस ऑब्जेक्ट के अंदर नहीं है, उस कंटेनर के अंदर यूज़ नहीं किया जा रहा है, इसलिए हम इसको कोई भी इसकी ट्रावर्सल जो है वो कर सकते हैं। लेकिन ऊपर हमने पढ़ा आउटसाइड द कंटेनर, तो ये एक्सटर्नल है, आउटसाइड बाहर है तो एक्सटर्नल होगा। सो नेक्स्ट हमारे पास है इटरेटर्स। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है, मैंने साथ में VIP लिख दिया है। कुछ टॉपिक्स के साथ इंपॉर्टेंट VIP इस तरह का लिखा हुआ है, वो जिनके साथ वो लिखा हुआ है ना, तो वो आप समझ जाइएगा कि ये सब्जेक्टिव के लिए बहुत ज़्यादा वाला इंपॉर्टेंट है, ठीक है तो सारा ही मैंने इंपॉर्टेंट ही यहाँ पे लिखा हुआ है, मतलब फाइल बनाई है, बट जिसके साथ VIP या इंपॉर्टेंट होगा वो बहुत ज़्यादा वाला इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट हम देखें इटरेटर्स क्या होते हैं। अब ये क्या होते हैं, ये विदाउट एक्सपोजिंग इट्स इंटरनल रिप्रेजेंटेशन, ठीक है, मतलब ये भी कर्सर की तरह ही काम करते हैं, लेकिन इसमें जो उसकी इंटरनल रिप्रेजेंटेशन होती है, मतलब उसका जो इंटरनल डाटा होता है आप कह सकते हैं, वो ये रिप्रेजेंट नहीं करता, ये शो नहीं करता, उसको एक्सपोज नहीं करता, मतलब उस डाटा को हाइड रखता है, ठीक है। तो मतलब ये इसमें बस इतना ही होता है, और ये MCQs के लिए पूछ सकता है आपसे, ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए इटरेटर्स क्या होते हैं। उसके बाद इटरेटर्स के एडवांटेजेस देखें तो ये क्या है कि विद इटरेटर्स मोर देन वन ट्रावर्सल कैन बी पेंडिंग अ सिंगल कंटेनर, मतलब एक से ज़्यादा ट्रावर्सल हो सकते हैं, ठीक है। उसके बाद है कि इटरेटर्स अलाउ चेंजिंग द ट्रावर्सल स्ट्रेटजी विदाउट चेंजिंग द एग्रीगेट ऑब्जेक्ट, ठीक है। मतलब जो इटरेटर्स होते हैं ये क्या करते हैं, चेंज कर देते हैं ट्रावर्सल स्ट्रेटजी को विदाउट चेंजिंग ऑब्जेक्ट, मतलब उस ऑब्जेक्ट को, उस कंटेनर को चेंज किए बगैर ट्रावर्सल स्ट्रेटजी जो होती है उसको चेंज कर सकते हैं, मतलब उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता ऑब्जेक्ट पे, और एक से ज़्यादा ट्रावर्सल हो सकते हैं। ये दो इसके एडवांटेजेस हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर हमारे पास है 41। तो 41 लेक्चर जो है इसमें हमारे पास है स्टैंडर्ड टेम्पलेट लाइब्रेरी, ठीक है। तो स्टैंडर्ड टेम्पलेट STL आपसे पूछ सकता है कि STL स्टैंड्स फॉर MCQs में, देन नीचे आपको ऑप्शन दे सकता है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट MCQs, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए स्टैंडर्ड टेम्पलेट लाइब्रेरी, स्टैंडर्ड
टेम्पलेट लाइब्रेरी, टेम्पलेट का ही हम इसमें पढ़ रहे हैं तो टी से टेम्पलेट होगा, एल से लाइब्रेरी ही होगा, तो एस से स्टैंडर्ड होगा, ये अपने याद रखना है, स्टैंडर्ड टेम्पलेट लाइब्रेरी। अब ये होती क्या है कि ये डिज़ाइन की जाती है कि हम जब डिफरेंट प्रोग्राम्स बनाते हैं, ठीक है, उसमें क्या हो कि हम कोड को यूज़ करते हैं अपने प्रोग्राम में, तो क्या होता है कि हमें उसका सोल्यूशन जो है, मतलब उसमें जो प्रॉब्लम्स आ रही होती हैं, जो भी इश्यूज आते हैं कोड में, तो उसका हमें प्रोग्राम का सोल्यूशन जो है वो उस लाइब्रेरी में पड़ा होता है, ठीक है, यूजिंग डिफरेंट हेडर फाइल्स, मतलब हेडर फाइल्स जो होती हैं उनको यूज़ करके वहाँ पे उनका सोल्यूशन आपको, मतलब ऑलरेडी कोड वहाँ पे पड़ा होता है, तो आप उसको, मतलब इतनी डिफिकल्टीज नहीं आती। तो ये उस कोड में जो इश्यूज आते हैं उससे बचने के लिए ये एक लाइब्रेरी बनाई गई थी। तो ये उसका मतलब इतना ही जस्ट यूज़ है कि आप इसकी हेल्प से जो है इजीली कर सकते हैं अपने कोड को, ठीक है। तो ये एमसीक्यूज में आ सकता है, शॉर्ट में तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। एंड नेक्स्ट हमारे पास है स्टैंडर्ड टेम्पलेट लाइब्रेरी जो है, इसके 3 कंपोनेंट्स हैं, ठीक है। फर्स्ट कौन सा है, कंटेनर्स, सेकंड इटरेटर्स, एल्गोरिदम्स, ठीक है, ये 3 इसके हमारे पास कंपोनेंट्स हैं। अब इनको हम नेक्स्ट आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, तो नेक्स्ट हमारे पास है STL प्रमोट्स रीयूज। तो अब ये क्या होता है कि रीयूज में क्या है कि वी डोंट नीड टू राइट द ऑलरेडी रिटन स्टैंडर्ड कोड, मतलब वही जो मैंने ऊपर आपको बताया कि इसमें हमें जो ऑलरेडी स्टैंडर्ड कोड लिखा होता है उसको फिर से लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती, हमारे पास वही, हम वहीं से उसको जो है वो अपने मतलब हमारे डेवलपमेंट टाइम जो है वो बचत हो जाती है, हमारी कॉस्ट इतनी नहीं वेस्ट होती वहाँ पे, क्योंकि हमें वो कोड ऑलरेडी लिखा हुआ मिल जाता है लाइब्रेरी में, ठीक है। तो ये इसका एक बेनिफिट है कि हम रीयूज़ कर सकते हैं उस कोड को जो ऑलरेडी वहाँ पे लिखा गया, ठीक है। इस तरह फॉर एग्जांपल एक कुछ प्रोग्रामर्स हैं, उन्होंने कोई कुछ भी किया है, मतलब कोई भी प्रोग्राम बनाया, तो उसमें जो भी इश्यूज आए उन्होंने वहाँ पे वो, फॉर एग्जांपल कि वो वहाँ पे स्टोर हो गया। अब नेक्स्ट जब वो कोई बंदा वही कोड ट्राई करेगा या वही प्रोग्राम बनाना चाहेगा, उसी तरह का वही मतलब वो जो चीज़ें होंगी वो यूज़ करेगा बीच में, तो वो उसको हेल्प होगी कि वो ऑलरेडी सॉल्व हुआ होगा, ऑलरेडी वहाँ पे होगा, ठीक है। और नेक्स्ट हमारे पास क्या है, तो नेक्स्ट हमारे पास है STL कंटेनर्स। STL कंटेनर्स जो है, इसमें हमारे पास 3 कंटेनर्स आते हैं। ये करते क्या है, ये जो है कलेक्शन ऑफ डेटा एलिमेंट्स, ठीक है, डेटा एलिमेंट्स को कलेक्ट करते हैं। ये एक ऐसा ऑब्जेक्ट है जिसमें डेटा एलिमेंट्स को कलेक्ट किया जाता है। 3 हमारे पास कंटेनर्स होते हैं, सीक्वेंस, एसोसिएटिव, कंटेनर, ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कंटेनर अडेप्टर्स, ठीक है, इसमें से MCQs आते होते हैं। तो शॉर्ट में नहीं इतना इंपॉर्टेंट, ना ही लॉन्ग में, बट MCQs मस्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कैसे, मैं आपको यहाँ पे डिस्कस कर लेती हूँ आप लोगों से। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, सीक्वेंस कंटेनर्स और सीक्वेंस कंटेनर्स में हमारे पास वेक्टर्स एंड एक लिस्ट है, ठीक है। अब यहाँ पे हमने देख लेना है कि इसमें इंसर्शन डिलीशन कैसे हो रही है, एट बैक एंड, ठीक है, इसमें एट फ्रंट और बैक, सही है। और इसमें जो है एनीवेयर, मतलब ये इनमें से पूछ सकता है कि इनमें इंसर्शन डिलीशन जो है वो कहाँ पे हो रही है, तो वेक्टर में बैक एंड, एक में और फ्रंट एंड बैक, लिस्ट में एनीवेयर, ये अपने याद रखना। इसमें डबल लिंक लिस्ट है, इसमें रैंडम एक्सेस एलिमेंट्स को, इसमें भी रैंडम एक्सेस है, बस ये अपने तीनों के पॉइंट्स याद रख लेने। और ये हैं कौन से, ये भी याद रखना है, ये सीक्वेंस कंटेनर्स हैं, ठीक है, ये तीनों सीक्वेंस कंटेनर्स हैं। उसके बाद दूसरे को अगर हम देखें तो दूसरा हमारे पास कौन सा है, अच्छा दूसरा हमारे पास है एसोसिएटिव कंटेनर्स, ठीक है। तो एसोसिएटिव कंटेनर्स जो है ये क्या होते हैं, ये हमें मतलब हम एलिमेंट्स को ऐड कर सकते हैं उन कंटेनर्स में यूजिंग सम फार्मूला, ठीक है, मतलब किसी फार्मूले के जरिए जो हम उनको ऐड भी कर सकते हैं, फिर अगर हमने उनको रिट्रीव करना हो या उन तक एक्सेस करने तो हम उसी फार्मूले के थ्रू जो है उसको अगेन रिट्रीव कर सकते हैं, ठीक है। मतलब इसमें कोई ना कोई फार्मूला यूज हो रहा होता है एसोसिएटिव कंटेनर्स में। और इसमें यहाँ पे हमें इसके जो दिए गए कंटेनर्स कौन कौन से हैं, तो फर्स्ट हमारे पास है सेट, दूसरा मल्टी सेट, मैप, मल्टी मैप। सेट जो है नो डुप्लीकेट्स, मल्टी सेट में डुप्लीकेट्स अलाउ होते हैं, मैप में नो डुप्लीकेट कीज, ठीक है, और मल्टी मैप में डुप्लीकेट कीज अलाउ हैं। तो ये चारों का बस छोटा सा कॉन्सेप्ट है, ये आप लोग लाजमी याद रखिएगा और इनके नाम याद रखिएगा कि एसोसिएटिव कंटेनर्स कौन से होते हैं, ठीक है। तो बस ये इतना ही है, इसमें इतनी बस पूछ सकता है कि उनके नाम कौन से हैं, या फिर ये पूछ सकता है कि कौन से वाले में डुप्लीकेट्स अलाउ हैं नहीं है, इस तरह करके। और नेक्स्ट है फर्स्ट क्लास कंटेनर, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है एमसीक्यूज के लिहाज से। तो इसमें क्या है हमारे पास कि ये सीक्वेंस और एसोसिएटिव जो ऊपर हमने दोनों डिस्कस किए हैं उन दोनों का जो है वो कलेक्टिवली इनको मतलब इन दोनों का क्या लेके मिक्सर होता है, ठीक है। और इसमें क्या होता है कि स्टैक है, क्यू है और प्रायोरिटी क्यू है, ठीक है। अब इसमें लीफो है, इसमें फीफो है, मतलब इसमें लास्ट इन फर्स्ट आउट रूल यूज होगा, और इसमें फर्स्ट इन फर्स्ट आउट
और इसमें ऑलवेज, ठीक है, मतलब किसी भी टाइम हाईएस्ट प्रायोरिटी को देखा जाएगा, मतलब कौन से एलिमेंट की प्रायोरिटी ज़्यादा है, किसको ज़्यादा मतलब वो करना चाहिए, प्रायोरिटी दी जानी चाहिए, तो उसको ये यूज़ करेगा। उसमें ना कि जो लास्ट आएगा उसको फर्स्ट भेजा जाएगा, जो फर्स्ट आएगा दूसरे में उसमें उसको फर्स्ट में भेजा जाएगा, मतलब पहले भेजा जाएगा, फर्स्ट कम फर्स्ट वो वाला। लेकिन जो थर्ड है ना प्रायोरिटी वाला में, इसमें हाईएस्ट प्रायोरिटी को देखा जाएगा, ठीक है। और ये वेक्टर डी की लिस्ट हो सकता है, इसमें सिर्फ डी की, इसमें वेक्टर और डी, ठीक है। तो ये तीनों का डिफरेंस बस आपने याद रख लेना है और नाम याद रख लेने हैं, ये एमसीक्यूज के लिए इम्पोर्टेंट। और उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्या है, तो नेक्स्ट है हमारे पास कंटेनर्स की रिक्वायरमेंट्स में यहाँ पे दिया गया है कि अगर आप एलिमेंट को इंसर्ट करते हैं किसी भी कंटेनर में, तो क्या होता है कि कॉपी ऑफ दैट एलिमेंट इज मेड यूजिंग, मतलब अगर आप कंटेनर में किसी एलिमेंट को इंसर्ट कर रहे हैं और अगर आपने उसकी कॉपी बनानी है तो किसके थ्रू आप बना सकते हैं, कॉपी कंस्ट्रक्टर के थ्रू बना सकते हैं एंड असाइनमेंट ऑपरेटर के थ्रू बना सकते हैं, ठीक है। असाइनमेंट ऑपरेटर, कॉपी कंस्ट्रक्टर, ये दोनों नाम याद रखने बस, बाकी ये शॉर्ट के लिए नहीं इंपॉर्टेंट, बस एमसीक्यूज के लिए ही है। मेरी कोशिश इसलिए है कि आप लोग एटलीस्ट एमसीक्यूज अपने उसमें से आपका कोई नंबर नहीं जाना चाहिए, एमसीक्यूज के आप लोग आ सकें। और मैं आपको एंड पे बताऊंगी भी कि इसके अलावा आप लोग क्या क्या करें, मतलब ये फाइल्स जो वीडियोस में बना रही हूँ इसके अलावा भी आप लोग मतलब कुछ कर लें जिससे आपके फुल मार्क्स आ सकें, वो आप एंड पे बताऊँगी, ठीक है। तो नेक्स्ट हम देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है लेक्चर 42 है, इटरेटर्स उसमें दिए गए हैं, इटरेटर्स कैटेगरीज दी गई हैं। इटरेटर्स हमने पीछे डिस्कस किया है कि विदाउट एक्सेसिंग इंटरनल डिटेल्स, मतलब इंटरनल जो उसका होता है अंदरूनी, उसमें अंदर उसके डाटा पड़ा हुआ है जो भी उसमें, उसको ये हाइड रखता है, उसको एक्सपोज नहीं करता, शो नहीं करता, उस पर एक्सेस नहीं करता, ये इसका डेफिनेशन है, ठीक है। और उसके बाद इसमें हमारे पास इटरेटर्स की कैटेगरीज दी गई हैं, यहाँ पे हमारे पास 5 दी गई हैं, इनपुट, आउटपुट, फॉरवर्ड, बाई डायरेक्शन और रैंडम एक्सेस। इनको हम यहाँ पे देख लेते हैं। और यहाँ पे इनपुट इटरेटर्स हैं, तो इसमें क्या है कि इन यूजिंग इनपुट इटरेटर्स वी कैन रीड एन एलिमेंट एंड वी कैन ओनली मूव इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, ठीक है। ये मैं इसको हाईलाइट करना भूल गई थी, फॉरवर्ड डायरेक्शन है एंड रीड एलिमेंट, ठीक है। और उसके बाद मतलब हम एलिमेंट्स को फॉरवर्ड डायरेक्शन में भेज सकते हैं और उनको रीड कर सकते हैं, और उसके बाद इनको हम सॉल्व कर सकते हैं इन वन पास, मतलब स्टार्ट टू एंड, एक पास होगा, सिर्फ स्टार्ट से एंड की तरफ, इधर से उधर जा रहा है, पीछे नहीं आ रहा, बैक से स्टार्ट की तरफ नहीं जा रहा, ठीक है। और उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है आउटपुट ऑपरेटर्स, ठीक है। ऊपर इनपुट था, अब आउटपुट को देखते हैं। तो आउटपुट में क्या है कि आउटपुट में भी हम जो है ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में है, ठीक है, और वन पास है इसमें भी और इसमें भी एलिमेंट्स को रीड कर सकते हैं, ठीक है, इन सिंगल डायरेक्शन। अब इसमें क्या है कि सिंगल डायरेक्शन में फ्रॉम स्टार्ट टू एंड, वही सेम है इसका भी, बट मुझे लगता है यहाँ पे ना इन दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस होना चाहिए, शायद उन्होंने मतलब हैंडआउट्स में मे भी मिस्टेक हो, आप लोग कंफर्म कर लीजिएगा, टाइम शॉर्ट था तो मैं नहीं कर सकी, बट मुझे लगता है थोड़ा सा डिफरेंस होगा इसमें, मे बी जो आउटपुट है वो बैकवर्ड हो, ठीक है, ये फॉरवर्ड है तो बैकवर्ड हो, कुछ थोड़ा सा डिफरेंस इन दोनों में जरूर होगा इनपुट और आउटपुट में, वो आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है, गूगल कर लीजिएगा, इजीली मिल जाएगा। हैंडआउट्स में इसी तरह था तो मैंने जल्दी में इसको कॉपी पेस्ट कर दिया, ठीक है, वहां से मेन पॉइंट्स को, बट मुझे लगता है ये डिफरेंस होगा इन दोनों में, ठीक है, एक फॉरवर्ड होगा एक बैकवर्ड होगा, ठीक है, तो ये देख लीजिएगा। उसके बाद है फॉरवर्ड इटरेटर्स का। फॉरवर्ड इटरेटर्स में क्या होता है कि बोथ इनपुट एंड आउटपुट इटरेटर्स दोनों की कैपेबिलिटीज को यूज किया जाता है, मतलब आउटपुट भी और इनपुट, वो इनपुट भी। और उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास बाई डायरेक्शनल है, बाई टू को शो करता है ना, तो बाई डायरेक्शनल है मतलब दो डायरेक्शंस होंगी। अब दो डायरेक्शंस की अगर हम बात करें तो क्या होगा, फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड, मतलब इधर से जा भी रहा है और उधर से आ भी रहा है, मतलब दोनों साइड से एलिमेंट्स को एक्सेस कर रहे हैं हम। मल्टी पास एल्गोरिथम्स है, मल्टी पास, ठीक है, उसमें सिंगल था ना कि स्टार्ट से एंड सिर्फ है, तो यहाँ से दोनों की तरफ से होगा, मतलब ज्यादा हो सकते हैं, उसको ज्यादा तरीके से एक्सेस कर सकते हैं, तो ये बाई डायरेक्शनल का है। रैंडम एक्सेस की बात करें तो ये क्या है, इसमें तमाम बाई डायरेक्शनल की कैपेबिलिटीज है, मतलब कि बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड, लेकिन इसके साथ साथ दे कैन डायरेक्टली एक्सेस एनी एलिमेंट ऑफ द कंटेनर, मतलब कंटेनर के किसी एलिमेंट को भी ये एक्सेस कर सकता है, उसमें इजीली एक्सेस नहीं कर सकते इसमें बाई डायरेक्शनल में, बट इसमें कर सकते हैं। तो ये तीनों का है कि उसमें फॉरवर्ड है, मतलब यही बस आपने पॉइंट याद रखना है, फॉरवर्ड किस में है, बैकवर्ड किस में, मतलब इनकी डायरेक्शन याद रखनी है, और पास क्या है, मतलब मल्टी है, सिंगल है, वन पास है, क्या है, बस ये याद रखना है, और कुछ नहीं है इसमें इतना याद रखने वाला। तो उसके बाद नेक्स्ट हम देख लेते हैं
ये लेक्चर 43 जो है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये मैंने आपसे वीडियो के स्टार्ट में कहा था मैं बताऊंगी सब्जेक्टिव के लिए, तो सब्जेक्टिव के लिए ये लेक्चर इंतहा का इंपॉर्टेंट है। इसमें से यहाँ पे ये जो हम एरर हैंडलिंग की टेक्निक्स को यहाँ पे जो डिस्कस करने वाले हैं ये इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इनमें से कोई एक लाजमी आएगी। अब नॉर्मल टर्मिनेशन आ सकता है, ये ना आए तो ग्रेस टर्मिनेशन आ सकता है, ये ना आए तो एक्सेप्शन हैंडलिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसमें से कोई एक ना एक ज़रूर आएगा, ठीक है। मेरा आया था आई थिंक सो एक्सेप्शन हैंडलिंग आया था, लेकिन यह है कि ये टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है। किसी का एबनॉर्मल भी आ सकता है, ग्रेस भी आ सकता है, इलीगल भी आ सकता है, बट जो फर्स्ट टू एंड लास्ट है ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, करने आपने सारे हैं। एरर हैंडलिंग वाला टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं अब टर्मिनेशन। अब टर्मिनेशन में क्या है कि वी डू नथिंग, हम कुछ भी नहीं करते, सिर्फ हमारा प्रोग्राम जो है वो टर्मिनेट हो जाता है अब नॉर्मली, ठीक है। मतलब ये एरर हैंडलिंग में की एक टेक्निक है जिसमें हम कुछ नहीं कर रहे, सिर्फ हमारा प्रोग्राम जो है वो टर्मिनेट हो जाएगा और हमारा डाटा सेव नहीं होगा, ठीक है। मतलब वो टर्मिनेट हो जाएगा और डाटा जो उसमें हमने प्रोग्राम किया हुआ था वो हमारा सेव नहीं होगा, विदाउट सेविंग प्रोग्राम डाटा। सो नेक्स्ट हमारे पास है ग्रेसफुल टर्मिनेशन। ग्रेसफुल टर्मिनेशन में क्या होता है कि प्रोग्राम्स कैन बी डिजाइन इन सच अ वे दैट इंस्टेड ऑफ एबनॉर्मल टर्मिनेशन इट काजेज द वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज। मतलब इसको हम इस तरह से डिज़ाइन किया गया कि ये अब नॉर्मल तो नहीं है, उसकी तरह तो नहीं इसको डिज़ाइन किया गया, बट इसमें वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज प्रोग्राम्स क्लीन अप टास्क, मतलब वेस्टेज होती है रिसोर्सेज की या टास्क को क्लीन अप किया जाता है प्रोग्राम परफॉर्मेंस, तो ये चीज़ इसमें एक होती है, ठीक है, जो कि होती है। और इसमें क्या मतलब क्या है कि हम इसमें कंडीशंस लगा देते हैं, हम एरर जो एक्सपेक्टेड होता है कि ये एक्सपेक्टेड एरर है उसको चेक करने के लिए हम कंडीशंस लगाते हैं ग्रेसफुल टर्मिनेशन में, ठीक है। ये भी आप लोगों ने मतलब यहाँ पे मैंने मेन पॉइंट्स को डिस्कस किया इसके, अब फुल डिटेल में भी देख लीजिएगा, इसका कोड भी एक नज़र देख लीजिएगा, आपको अच्छे से समझ आ जाएगी। लेकिन ये लेक्चर लाजमी कीजिएगा, ठीक है, लास्ट वाले काफ़ी इंपॉर्टेंट लेक्चर्स होते हैं। तो उसके बाद है रिटर्न एरर कोड। रिटर्न एरर कोड की बात करें तो इसमें क्या होता है कि प्रोग्रामर्स हैज़ अवॉइडेड द सिस्टम क्रैश, मतलब वो सिस्टम क्रैश को अवॉइड कर देते हैं और प्रोग्राम जो है वो इनकंसिस्टेंट स्टेट में होता है। मतलब रिटर्न एरर कोड है ना, तो एरर वाला ही कोड को रिटर्न किया जाएगा, तो वो एक इनकंसिस्टेंट हो जाएगा, मतलब अपनी सीक्वेंस में नहीं रहेगा जिस तरह से कोड को होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखें मैंने इंपॉर्टेंट लिखा हुआ है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एरर हैंडलिंग के इश्यूज दिए गए हैं। एरर हैंडलिंग इश्यूज कौन से हो सकते हैं या कि प्रोग्रामर समटाइम्स हैज़ टू चेंज द डिज़ाइन टू इनकॉपरेट एरर हैंडलिंग, मतलब वो डिज़ाइन को चेंज कर सकता है एरर हैंडलिंग को इनकॉपरेट करने के लिए, ठीक है। वो चेक कर सकता है रिटर्न टाइप ऑफ द फंक्शन टू नो कि एरर कहाँ पे आया है, मतलब ये चेक करने के लिए कि एरर कहाँ पे आया है, फंक्शन की रिटर्न टाइप को चेक कर सकता है। उसके बाद वो इग्नोर कर सकता है रिटर्न वैल्यू को, ठीक है। उसके बाद इलीगल वैल्यू को जो है रिजल्ट को जो है वो देख सकता है और देख सकता है कि सिस्टम क्रैश कैसे हो सकता है, क्यों हुआ है, मतलब ये इश्यूज हैं, ठीक है, जो एरर हैंडलिंग में होते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है एक्सेप्शन हैंडलिंग। एक्सेप्शनल हैंडलिंग जो होती है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और इसमें क्या है कि ये इसमें इट इज़ मच एलिगेंट सोल्यूशन एज कम्पेयर टू अदर एरर हैंडलिंग मैकेनिज्म्स। देखें ये इट इज़ मोर, मतलब ये ज़्यादा बेहतर है दूसरों के लिहाज से, दूसरे जो ऊपर हम डिस्कस करेंगे आगे, दो तीन ऊपर हमने डिस्कस किए भी हैं, तो उनसे ज़्यादा ये मच एलिगेंट है, ठीक है। इट एनेबल्स सेपरेशन ऑफ मेन लॉजिक एंड एरर हैंडलिंग कोड। ये पॉइंट याद रखने वाला है एमसीक्यूज़ के लिए भी, ये मतलब एमसीक्यूज़ में आता है। इट एनेबल्स सेपरेशन ऑफ मेन लॉजिक, मतलब मेन जो लॉजिक है और जो एरर हैंडलिंग कोड है जिसमें एरर कोड है, मतलब वो उन दोनों को सेपरेट करता है, एक्सेप्शन हैंडलिंग, ठीक है। और इसमें आगे हम इसका प्रोसेस देखें तो क्या है कि सबसे पहले क्या होता है, ये मेरा आया था पेपर में, ठीक है। तो वैसे ये पूरा इम्पोर्टेंट है लेक्चर, लेकिन मेरा ये पेपर में आया था। तो ये क्या है कि एक्सेप्शनल हैंडलिंग जो है प्रोसेस में प्रोग्रामर्स राइट्स द कोड दैट इज सस्पेक्टेड टू कॉज एन एक्सेप्शन इन ट्राई ब्लॉक, मतलब वो कोड लिखता है जिससे एक्सेप्शन आ सकती है, ठीक है, ट्राई ब्लॉक में। उसके बाद कोड जो है सेक्शन दैट इनकाउंटर्स एनी एरर थ्रोज एन ऑब्जेक्ट दैट इज कॉज टू रिप्रेजेंट एक्सेप्शन, ठीक है। मतलब वो जो जिसकी वजह से एक्सेप्शन हो सकती है उस कोड को जो है वो थ्रो करता है एन ऑब्जेक्ट, मतलब कह लेंगे दैट इनकाउंटर्स एन ऑब्जेक्ट द एरर थ्रोज एन ऑब्जेक्ट दैट इज यूज टू, मतलब वो उस कोड सेक्शन को जो है वो थ्रो करता है ऑब्जेक्ट के तौर पर, ठीक है। और कैश ब्लॉक्स जो है वो ट्राई करता है फॉलो ट्राई ब्लॉक टू कैच द ऑब्जेक्ट थ्रोन, मतलब वो जो ऑब्जेक्ट फेंका गया है ट्राई ब्लॉक में जिससे एक्सेप्शन एक्सपेक्टेड है
उसको जो है वो कैच ब्लॉक क्या करता है, कैच करने की ट्राई करता है, उसको पकड़ने की कोशिश किया ताकि वो जो हमारा एरर आ रहा है, मतलब वो जो एक्सेप्शन आ रही है, उसको हैंडल किया जा सके। ठीक है, तो ये एक प्रोसेस है। तीनों वर्ड्स मेन याद रखने वाले मैंने इनको हाईलाइट कर दिया ताकि आप लोगों को भूले ना, क्योंकि ये मुझे भी भूल गया था एट द एंड, एक पॉइंट भूल गया था, लेकिन आप लोगों ने इसको जो है वो ध्यान से याद रखना है। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट हमारे पास क्या है, नेक्स्ट हमारे पास है कैच ब्लॉक्स। ठीक है, कैच ब्लॉक्स जो है ये क्या करते हैं, मतलब फर्स्ट तो आपको पता होना चाहिए, ऊपर हमने भी देखा है कि इट फॉलोज ट्राई ब्लॉक टू कैच द ऑब्जेक्ट थ्रोन। ठीक है, मतलब उस ऑब्जेक्ट को जिसमें एक्सेप्शन है उसको कैच करने के लिए हम कैच ब्लॉक्स को यूज करते हैं, और ये ट्राई ब्लॉक पे फोकस करता है। ठीक है, अब ये इट मस्ट बी प्रोसीडेड बाय अ ट्राई ब्लॉक और एनी अदर कैच हैंडलर्स, मतलब कैच हैंडलर पे जो है वो प्रोसीड किया जाना चाहिए, और ये तभी एग्जीक्यूट किया जाए, मतलब किया जाता है जब वो एक्सेप्शन जो है वो अकर हो, मतलब जब एक्सेप्शन होगी कोई ना कोई, तो तब ही इसको जो है हम एग्जीक्यूट करेंगे, यूज करेंगे। ठीक है, और इसमें क्या करता है, इसमें हम स्विच स्टेटमेंट जो है उसको यूज करते हैं, उसमें ब्रेक कीवर्ड मतलब का यूज नहीं किया जाता। ठीक है, तो ये एक पॉइंट है। और इसमें है कि कैच ब्लॉक आर ट्राइड इन ऑर्डर दे आर रिटन, उसको इस तरह से के ऑर्डर में लिखा जाता है। ठीक है, तो नेक्स्ट हम देख लेते हैं, नेक्स्ट क्या है, कैच हैंडलर्स आ गया हमारे पास। तो कैच हैंडलर्स में क्या है, कैच हैंडलर्स लेक्चर नंबर 44 में है, ये भी इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट है कि वी कैन मॉडिफाई द कोड इन कैच हैंडलर्स टू यूज द एक्सेप्शन ऑब्जेक्ट टू कैरी इन्फॉर्मेशन अबाउट द काज ऑफ एरर। मतलब वो एक ऑब्जेक्ट होगा जिसमें वो एरर होगा, ठीक है, एक्सेप्शन होगी, वो उसको कैरी करेगा। ठीक है, ताकि हमें पता चल सके कि ये एरर था। ठीक है, वो एरर जानने के लिए जो है उसको कैच हैंडलर्स के थ्रू जो है वो कैच किया जाता है, और मॉडिफाई कर सकते हैं हम कोड को। ठीक है, कैच हैंडलर में मॉडिफाई कर सकते हैं। उसके बाद है कि एक्सेप्शन ऑब्जेक्ट थ्रोन इज कॉपी टू द गिवन ऑब्जेक्ट इन द हैंडलर। अब क्या किया जाता है कि जो हैंडलर है उसमें वो जो एक्सेप्शन फेंकी गई थी, मतलब वो जो जिसमें एरर आ सकता है, जिसकी वजह से मतलब वो कोड एरर आया है, वो उसको देखने के लिए उसको जो है वो उसमें फेंका जाएगा ताकि पता चल सके किसमें क्या एरर आया है। उसके बाद क्या किया जाता है कि जो ऑब्जेक्ट थ्रोन एज एक्सेप्शन इज डिस्ट्रॉयड, मतलब वो जो एक्सेप्शन के तौर पर ऑब्जेक्ट फेंका गया था उसको डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है, मतलब खत्म कर दिया जाता है। व्हेन द एग्जीक्यूशन ऑफ द कैच हैंडलर कंप्लीट्स, जब एग्जीक्यूशन हो जाती है, जब पता चल जाता है कि ये कॉज थी, ये वजह थी इस कोड एरर की, मतलब वो जो एक्सेप्शन आई थी, जो एरर आया था उसकी ये वजह थी, जब पता चल जाता है उसके बाद उस एक्सेप्शन को जो है वो जो ऑब्जेक्ट एज अ एक्सेप्शन मतलब वो एरर के तौर पर फेंका गया था उसको डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है, क्योंकि हमें जो जाना था वो पता लग चुका होता है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्या है, तो नेक्स्ट हमारे पास है कि अवॉइड टू मनी कैच हैंडलर्स। मतलब इसमें क्या होता है कि देयर आर टू वे टू कैच मोर देन वन ऑब्जेक्ट इन द सिंगल कैच हैंडलर्स। मतलब अगर आप एक ही कैच हैंडलर्स में एक से ज़्यादा ऑब्जेक्ट्स को जो है वो कैच करना चाहते हैं तो किस तरह कर सकते हैं, आप इनहेरिटेंस को यूज़ करें और कैच एवरी एक्सेप्शन, हर एक्सेप्शन को कैच करके, मतलब इस तरह से आप एक ही कैच हैंडलर में एक से ज़्यादा ऑब्जेक्ट्स को कैच कर सकते हैं, और आपको बहुत ज़्यादा कैच हैंडलर्स जो है वो यूज़ नहीं करना पड़ते, आप मतलब ज़्यादा कैच हैंडलर्स को अवॉइड कर सकते हैं यूज़ करने से। उसके बाद नेक्स्ट है कि ऑर्डर ऑफ हैंडलर्स, ऑर्डर ऑफ द मोर देन वन कैच हैंडलर्स कैन कॉज लॉजिकल एरर्स। मतलब कि अगर आप एक से ज़्यादा कैच हैंडलर्स को यूज़ करते हैं तो इससे क्या हो सकता है कि एरर आ सकता है, ये खुद भी एक रीज़न बन सकती है कोड एरर की। ठीक है, इसलिए एक को यूज़ करें और एक में ज़्यादा ऑब्जेक्ट्स को जो है वो कैच कर ले ताकि वो एरर भी ना आए और उसी में आप जो है अपना एक्सेप्शन जो है उसको हैंडल कर सकें। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास 45 लेक्चर है। 45 लेक्चर में क्या है, एक्सेप्शन हैंडलिंग स्पेसिफिकेशन। एक्सेप्शन स्पेसिफिकेशन ये एमसीक्यूज के लिए इंपॉर्टेंट है और आपसे पूछ भी सकता है कि बताएं कौन सी है स्पेसिफिकेशंस। तो इसमें है कि प्रोग्राम कैन स्पेसिफाई द लिस्ट ऑफ एक्सेप्शंस अ फंक्शन इज अलाउड टू थ्रो। मतलब वो जो लिस्ट ऑफ एक्सेप्शंस होंगी ना, मतलब जो एक्सेप्शंस हो सकते हैं, जो एरर्स हो सकते हैं, प्रोग्राम उसको अलाउ करता है कि वो उसको थ्रो करे, मतलब फेंके उसमें कैच हैंडलर्स में। दिस लिस्ट इज आल्सो कॉल्ड थ्रो लिस्ट। अब वो जो लिस्ट ऑफ एक्सेप्शंस हैं जो फेंक सकता है प्रोग्राम, वो मतलब थ्रो कर सकता है, वो क्या है, थ्रो लिस्ट होगी, उसको हम थ्रो लिस्ट का नाम देंगे, लिस्ट ऑफ एक्सेप्शंस को। उसके बाद नेक्स्ट है कि दिस लिस्ट इज आल्सो कॉल्ड थ्रो लिस्ट। इस लिस्ट को हम थ्रो लिस्ट भी कहते हैं। एंड इफ वी राइट एम्प्टी लिस्ट देन द फंक्शन वुड नॉट बी एबल टू थ्रो एनी एक्सेप्शन। और अगर ये जो थ्रो लिस्ट है
मतलब जिसमें लिस्ट ऑफ एक्सेप्शंस हैं, अगर ये एम्प्टी होती है तो क्या होगा कि वो एम्प्टी होगी, खाली होगी, तो क्या है कि फंक्शन कोई भी थ्रो नहीं कर सकता एक्सेप्शन को, क्योंकि वो तो खाली है, वो किसको थ्रो करेगा, कुछ भी नहीं कर सकता। और बस यही है। इसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट हमारे पास क्या है। नेक्स्ट है इफ अ फंक्शन थ्रोज एक्सेप्शन अदर देन स्पेसिफाइड इन द थ्रो लिस्ट देन द फंक्शन अनएक्सपेक्टेड इट कॉल्ड। मतलब वो जो लिस्ट है उसके अलावा अगर कोई एक्सेप्शन फेंकी जाती है प्रोग्राम में, तो क्या होगा कि अनएक्सपेक्टेड फंक्शन जो है वो कॉल हो जाएगा, कि अनएक्सपेक्टेड, क्योंकि वो लिस्ट में तो था नहीं तो वो अनएक्सपेक्टेड हो जाएगा। ठीक है, तो 45 लेक्चर में बस यही पॉइंट था, एंड यहाँ पे हमारा जो है ये सब्जेक्ट होता है कंप्लीट। आई होप सो कि ओवरऑल आपको जो है वो मेरी तीनों वीडियोस से जो है वो हेल्प हुई होगी। और वीडियोस कैसी लगी आप ज़रूर बताना है, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ये मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है। क्योंकि देखें ज़्यादा स्टूडेंट्स को नहीं पता होता कि इन सब्जेक्ट्स पे वीडियोस बनी हुई हैं, वो सर्च करते हैं तो डिफरेंट वर्ड्स यूज़ करके सर्च करते हैं, तो वीडियोस फिर उनको नहीं मिल पाती। अगर आप लोग शेयर करेंगे इससे एक तो मेरी सपोर्ट हो जाएगी और ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स तक पहुंच पाएगी, उनकी भी हेल्प हो जाएगी। ठीक है, तो आप शेयर किया करें ताकि व्यूज़ ज़्यादा आए, तो मुझे भी पता चले कि ज़्यादा स्टूडेंट्स को वीडियोज़ की ज़रूरत है और ज़्यादा स्टूडेंट्स इसको देख रहे हैं। अगर कम देखेंगे तो मुझे लगेगा कि शायद मुझे ये वीडियोस बनाने नहीं चाहिए, स्टूडेंट्स को इतनी ज़रूरत नहीं है। तो आप लोग कमेंट्स करते हैं, उससे मुझे आइडिया होता है। अगर ज़्यादा व्यूज़ आते हैं, ज़्यादा शेयर किया जाता है, तो मुझे आइडिया होता है कि मेरी वीडियोस वाकई ही हेल्पफुल हैं आप लोगों के लिए। ठीक है, तो ये मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है एट द एंड ऑफ द वीडियो कि आप लोगों ने मेरी इन वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, और बाकी सब्जेक्ट्स भी जो भी हैं आप लोग के, उनको भी आप लोगों ने आगे शेयर करते रहना है। और मैं कोशिश करूँगी कि बाकी सब्जेक्ट्स की जो है CS 610 के भी मैं वीडियो बनाने वाली हूँ, आज ही इंशाल्लाह बना दूँगी। 504 के बाकी जो वीडियोज़ रह गई थी वो भी मैं कंप्लीट करवा दूंगी आज और कल में। तो इंशाल्लाह बाकी इसके अलावा भी अगर टाइम मैनेज हुआ तो बाकी सब्जेक्ट्स पे भी मैं कोशिश करूंगी कि अगर 3 वीडियोस नहीं भी बनाती तो एटलीस्ट एक वीडियो में मेन टॉपिक्स कवर करवा दूँ। ठीक है, ताकि कुछ ना कुछ तो प्रिपरेशन हो जाए आप लोगों की। ठीक है, तो मज़ीद वीडियो कैसी लगी है प्लीज़ लाजमी बताइएगा, एंड दुआ में याद रखिएगा, एंड गुड लक फॉर योर एग्जाम्स। ठीक है, वीडियो को लाइक कीजिएगा, फ्रेंड्स से शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफिज़।